Hi, today is 25th of January 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper, The Hindu. Today we are going to read about all these topics. First is Wuhan Corona Virus. Second is about Prayag Raj. Third is about Delhi Mumbai Express Way. फोर्थ इज अबाउट नेशनल वोटर्स डे. हम 10th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज 25th ऑफ जनवरी को. फिफ्थ वुड बी अबाउट हिमाचल प्रदेश. सिक्स्थ वुड बी अबाउट वेंकट रमन रामाकृष्णन. सेवेंथ वुड बी अबाउट रोहिंग्याज. एंड द एट्थ वन वुड बी अबाउट इंडिया एंड यूएसए रिलेशंस. नाइन्थ वुड बी अबाउट तमिल्स fear for repatriates. Ninth, then 10th would be about Brazil head Bolsonaro in India. 11th would be about cane farmers flag, Brazil's WTO case against India. Then 12th would be about SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. 13th would be about Rashtriya Bal Puraskar. 14th is direct tax collection drops. We'll read about GST. Then 15th would be about India growth slowdown. 16th is about integrated GST on ocean freight declared ultra vires. Then we'll read about monetary policy. And the 18th would be about NCLAT Tata case. And 19th is about Forex reserve. So we are going to read all these topics in next 20 to 25 minutes. Let us begin. Look at this news item. ट्रैवल एडवाइजरी एक्सटेंडेड टू 12 मोर एयरपोर्ट्स. कहाँ पर? इन वुहान. वुहान एक प्रोविंस है चाइना का. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोरोना वायरस का अटैक हुआ है. कोरोना वायरस एक ग्रुप ऑफ पैथोजेंस है. ये 80% जेनेटिकली सिमिलर है सार्स से, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो 2002-3 में जिसका अटैक हुआ था. ये जो है सार्स जो थे ये बैट्स के थ्रू आए थे, और ये जो कोरोना वायरस है इसका जो जेनेसिस है वो है सी फूड और फिशेस में. एनिमल से ये इवॉल्व होके आए हैं ह्यूमन पे. नाउ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर इज ऑल्सो पॉसिबल. दैट इज वाई चाइनीज गवर्नमेंट ने इस पूरे सिटी को क्वारंटाइन कर दिया है, सेपरेट कर दिया है. यहाँ से टू एंड फ्रो मूवमेंट इज कंप्लीटली स्टॉप्ड. इस वायरस में फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं. नाउ इंडिया ने यहाँ पे ट्रैवल एडवाइजरी मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री ने WHO के टच में है, ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है. WHO ने इसको अभी भी PHEIC डिक्लेयर नहीं किया है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. सो दिस इज अबाउट कोरोना वायरस अपडेट. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. ये है हमारा प्रयागराज. प्रयागराज का पहले नाम था इलाहाबाद. यहाँ पे संगम है. नाउ प्रयागराज का मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयाग. प्रयाग का मीन्स होता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स. जहाँ दो रिवर्स मिलती हैं उसको हम प्रयाग बोलते हैं. तो जैसे देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, और जो 3 रिवर्स मिलती हैं वो मिल रही हैं प्रयागराज में. और ये है अपना इलाहाबाद. यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती हिडन है इस यहाँ पे. नाउ इलाहाबाद सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं. 7 आउट ऑफ 15 प्राइम मिनिस्टर इस सिटी से हैं, लिंक्ड हैं. जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, गुलजारी नंदा, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आज़ाद, विश्वनाथ प्रताप सिंह. और इलाहाबाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, उसका नाम है कुंभ मेला. ये हर 12 ईयर्स में होता है. 2025 में अब नेक्स्ट यहाँ पे कुंभ होना है. कुंभ जो मेला लगता है वो हर 3 साल बाद लगता है. 4 प्लेसेस हैं, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज. तो 4x3 मतलब हर 12 ईयर्स में इनमें रिपीट होता है कुंभ मेला. सो 2025 में अब प्रयागराज में कुंभ मेला लगेगा. जो पिछला कुंभ मेला था वो था यहाँ पे 2013. तो 2013 + 12 दैट इज 2025. नाउ दिस इज पेज नंबर 1. नाउ दिस इज पेज नंबर 2 एंड दिस इज पेज नंबर 3. दिस इज पेज नंबर 4 एंड दिस इज पेज नंबर 5. Look at here, Delhi Mumbai Express Way. It will work as a growth engine with logistics, educational, health hubs coming up alongside it and also create job opportunities for the youth. ये हमारा दिल्ली है. दिल्ली से मुंबई तक एक नया एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, रोड बन रही है. नेशनल कैपिटल हमारी दिल्ली है और जो मुंबई है वो है हमारी कमर्शियल कैपिटल. नाउ ये जो है ना, ये 1250 किलोमीटर लॉन्ग रोड बन रही है और ये 2022
मतलब आफ्टर 2 ईयर्स ये कंप्लीट हो जाएगी। ये 5 स्टेट से पास हो रही है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इसमें 8 लेन्स होंगी। ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब फ्रेश प्रोजेक्ट है। ब्राउन फील्ड मतलब आप अपग्रेड कर रहे हो, ग्रीन फील्ड मतलब एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। नाउ ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो रेलवेज बना रही है ना, दादरी टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नावाशेवा, इसको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। जो DMIC है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो हम जापानीज असिस्टेंट से बना रहे हैं, उसको भी ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, एज अ बैकबोन उसका वर्क करेगा। ये जो होते हैं ना रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक ग्रोथ इंजन होते हैं, बिकॉज जहाँ पे अगर आपने अच्छी रोड्स बना दी, कनेक्टिविटी हो गई, उस एरिया में ऑटोमेटिकली ग्रोथ आने लग जाती है। नाउ लुक एट दिस एडवर्टाइजमेंट, celebrating 70 glorious years of election and 10th National Voters Day, 25th of January 2020। आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था 25th ऑफ जनवरी 1950 को। इसका आज के दिन जो हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, इसका पर्पस होता है टू स्प्रेड अवेयरनेस, एजुकेट करना और एनरोलमेंट करना सबका वोटिंग के लिए। इंडिया में जो वोटिंग है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी इस साल की थीम है ये। अब देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट दिया है, यू हैव अ लुक ऑफ दिस पिक्चर ऑन योर ओन एज वेल। 1950 में ECI एस्टेब्लिश हुआ था 25th ऑफ जनवरी को। 51-52 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 51-52 में। 68 में सिंबल ऑर्डर इंट्रोड्यूस हुए थे, जो पार्टी सिंबल्स होते हैं ना, वो 68 में आए थे। 1996 में पॉलिटिकल पब्लिसिटी बैंड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ड्यूरिंग साइलेंस पीरियड। 2000 में EVM यूनिवर्सलाइज्ड हुई थी, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका यूनिवर्सल यूजेज स्टार्ट हुए थे। देन 2010 में स्वीप लॉन्च हुआ था। स्वीप का क्या मतलब होता है? स्वीप मीन्स सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये 2010 में आया था। 2011 में फर्स्ट नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट हुआ, इसलिए अब अपन 10th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2013 में इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा ऑप्शन एंड फाइलिंग ऑफ एफिडेविट बाय कैंडिडेट्स हुआ। 2015 में NVSP लॉन्च हुआ, नेशनल वोटर्स सर्विसेज पोर्टल। देन 2017 में आया यूज ऑफ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। आप वोट डालते हो ना, तो एक पेपर का स्लिप निकल के आता है जिसमें लिखा रहता है कि आपने किसको वोट दिया है। वो VVPAT स्टार्टेड एट एवरी पोलिंग स्टेशन 2017 से। देन 2018 से इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब लॉन्च हुआ, पब्लिसिटी ऑफ क्रिमिनल एंटीसिडेंट बाय कैंडिडेट्स स्टार्ट हुआ, एंड 2019 में रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ 67.4%। जेंडर गैप अभी रिड्यूस हो गया है 0.1% से। स्पेशल फैसिलिटेशन टू PWD एंड सीनियर सिटीजन्स, इन सब के लिए हमने स्पेशल फैसिलिटेशन दिया है। जैसे इस बार जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं ना, उसमें जो दिल्ली में अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, उनमें इन दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए डिसेबिलिटी और जो सीनियर सिटीजन्स है उनको स्पेशल प्रोविजंस देंगे। ECI उनको अप्रोच कर रहा है कि वो पोस्टल बैलेट जो है उसमें ये अपना वोट डाल सकते हैं। वोट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। इंडिया में Day 1 से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट है अभी। दैट इज़ वाई वी नीड टू अवेयर, एजुकेट एंड एनरोलमेंट, बिकॉज डेमोक्रेसी में कंट्री उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना उसका एक ऑर्डिनरी वोटर होता है। दैट इज़ वाई वोटिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। नाउ दिस इज पेज नंबर 5 एंड दिस इज पेज नंबर 7। लुक एट दिस एडवर्टाइजमेंट। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती दिवस पे 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला। इंडिया जो है ना, वो है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, मतलब इंडिया कभी नहीं टूटेगा। जो अंदर के स्टेट्स है उनको हम जोड़ते तोड़ते रह सकते हैं। डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है वो। 565 प्रिंसली स्टेट्स थे 1947 में, इनका हुआ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से हमने बनाया अलग अलग स्टेट्स, और इनका जो लिंग्विस्टिक बेसिस आया उससे बनाया फिर हमने आंध्र प्रदेश। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी आई थी जिसके हेड थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फजल अली, ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। इसने फिर लिंग्विस्टिक बेसिस को भी एक क्राइटेरिया लिया और 56 में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। नाउ स्टेट्स होते हैं, यूनियन टेरिटोरी होती है और यूनियन टेरिटोरी विद असेंबली होती है। जैसे कि दिल्ली है और पुडुचेरी है, इनके पास विधानसभा है। दिल्ली विधानसभा का अभी इलेक्शंस होने वाले हैं।
1956 में जब ये एसआरसी हुई थी ना फजल अली साहब की, तो इसके बाद 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटोरी थी इंडिया में। 1960 में ये क्रोनोलॉजी हम देखते हैं कि स्टेट्स कब कैसे फॉर्म हुए। 60 में महाराष्ट्र और गुजरात बने, गुजरात अलग हुआ महाराष्ट्र से। 61 में दादरा एंड नगर हवेली आया। 61 में ही गोवा, दमन एंड दीव ये यूनियन टेरिटरी बने। गोवा 87 में फिर स्टेट बनेगा। 62 में पुडुचेरी आई। 63 में नागालैंड स्टेट बना। 66 में हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल ये सब पंजाब से अलग हुए थे। हिमाचल यूटी बना 66 में, और ये आज के दिन ये 71 में फुल फ्लेज्ड स्टेट बनेगा। 72 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय बने। 75 में सिक्किम बना। सिक्किम में चोग्याल डायनेस्टी थी, ये एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। 75 में रेफरेंडम हुआ और ये इंडिया का कंप्लीट स्टेट बन गया। 87 में मिजोरम, अरुणाचल, गोवा बने। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2014 में तेलंगाना। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। लद्दाख बना यूनियन टेरिटोरी, और फॉर टाइम बिंग जम्मू एंड कश्मीर भी अभी यूटी है, ये बाद में स्टेट में कंप्लीट हो जाएगा। सो आज की डेट में इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटोरी है। सो दिस इज पेज नंबर 7। नाउ दिस इज पेज नंबर 8 एंड दिस इज पेज नंबर 9। वेंकटरमन रामाकृष्णन ये इंडियन ओरिजिन के नोबेल लॉरेट हैं। इन्होंने इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्क किया है के लिए ये प्रमोट कर रहे हैं कि जो यंग साइंटिस्ट हैं, पीपल हैं, दे शुड गो फॉर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्क। इनको 2009 में नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में फॉर स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? आरएनए होता है इनमें, ये प्रोटीन फॉर्मेशन होते हैं, ये सेल्यूलर बॉडीज है, सेल्स के अंदर रहती है ये सारी चीज़ें। सो दिस इज अबाउट वेंकटरमन रामाकृष्णन। सो दिस इज पेज नंबर 9। दिस इज पेज नंबर 10, एडिटोरियल्स। ये जो आर्टिकल है ये है जस्टिस फॉर रोहिंग्या। रोहिंग्या है रखीन स्टेट म्यांमार में। आईसीजे की अभी रूलिंग आई है ऑन मिलिट्री एक्सेसेस इन म्यांमार होल्ड्स होप फॉर रोहिंग्याज रिफ्यूजीज। देखो रोहिंग्या का केस क्या है, इसमें आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूएन का जुडिशियल ऑर्गन है, और ये ह्यूमन कमीशन राइट्स यूएन का, इसने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। रोहिंग्या जो है ना ये एक एथनिक ग्रुप है, ये मुस्लिम्स हैं। इनका जो डायलेक्ट है वो अ काइंड ऑफ बंगाली है, ये बर्मीज़ नहीं है। बर्मा में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है। नाउ ये रहते हैं वेस्टर्न म्यांमार में, रखीन स्टेट में रहते थे। इनको डिक्लेयर कर दिया स्टेटलेस एंटिटीज़, मतलब कोई स्टेट के म्यांमार के ये नहीं है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया। अब इन सब चीज़ों का जो रूट है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी आज की डेट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका रूट है इस ब्रिटिश रूल में। सी म्यांमार में प्लांटेशन वर्कर्स की ज़रूरत थी। 1848 टू 1948 इन्होंने मास नंबर ऑफ पीपल को माइग्रेट किया फ्रॉम बांग्लादेश एंड दिस एरिया, और उनको सेटल करवाया म्यांमार में। म्यांमार में टीक प्लांटेशन एट्सेट्रा के लिए उनको वर्कर्स चाहिए होते थे, तो यहाँ से वर्कर्स लेके उन्होंने वहाँ पे सेटल करा दिए। अब जब 48 में म्यांमार को फ्रीडम मिला तो म्यांमार ने इस माइग्रेशन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और सिस्टमेटिकली एलिमिनेशन इनका स्टार्ट कर दिया। तो म्यांमार में ये जो थे ना क्या नाम है रोहिंग्या, ये बिकॉज इनका बंगाली डायलेक्ट है तो दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स बांग्लादेश। अब बांग्लादेश है, इसकी ऑलरेडी पॉपुलेशन डेंसिटी है 1100 प्लस पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, जो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में अराउंड 320-40 है, सो 420 है इंडिया की। सो दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स बांग्लादेश एंड देन टुवर्ड्स इंडिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोलती है इंडिया में अराउंड 40,000 दीज रोहिंग्याज आर लिविंग ओवर देयर। सो दिस इज़ वाई ये जो रिफ्यूजी क्राइसिस आ रहा है, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक तो रूलिंग ये लिया कि जो इन पे एट्रॉसिटीज़ की है म्यांमार गवर्नमेंट ने, उसको तुरंत स्टॉप किया जाए और उसका एक फेयर हमें इंक्वायरी होनी चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट जस्टिस फॉर रोहिंग्या। नाउ ये जो आर्टिकल है ये है इट्स नॉट येट हाउडी मोदी। इंडिया एंड यूएसए में इधर ऑथर ने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर ट्रम्प। मिस्टर मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, देन 2019 में री इलेक्ट हुए, अभी 2024 तक री इलेक्टेड है। ट्रम्प 16 to 20 इनका फर्स्ट टर्म हो रहा है, सेकेंड टर्म अगर इलेक्ट हो गए तो ये 24 तक ये भी यूएस के प्रेसिडेंट रहेंगे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर ट्रम्प। सिमिलैरिटीज लाइक नेशनल इंटरेस्ट, माइग्रेशन, इकोनॉमी, वर्ल्ड टेररिज्म एट्सेट्रा। अब जो मिस्टर ट्रम्प है इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस हो रहा है,
फरवरी में ये इंडिया भी आने वाले हैं। नाउ यूएस और इंडिया के रिलेशंस देखें ना, तो ये जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो एक तो यूएसएसआर का कैंप था, एक था यूएसए का कैंप। तो इंडिया ने बोला हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। जो यूएसए था वो ट्रेडिशनली पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन था, अच्छी केमिस्ट्री थी दोनों की। 2000 में यूएसए और इंडिया स्टार्टेड कमिंग क्लोजर। जो 2000 के बाद से इंडिया यूएस टाइज इंक्रीज होने लग गए। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, 2+2 डायलॉग हुआ, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर आपस में मिलते हैं और डिस्कशंस करते हैं। नाउ अब क्या हो रहा है कि जो यूएसए है, यूएसए को चैलेंज मिल रहा है चाइना से। अब यूएस की हेजीमनी डिक्लाइन हो रही है और यूएस इंडियन ओशन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एशिया में अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करना चाहता है। एंड दैट इज वाई यूएसए इज लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया टू बिल्ड मोर कोऑपरेशन। सी, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये काफ़ी पॉपुलर कोट है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। Now, this is about the long and the short of Uttar Pradesh, and this is 50 years on new fears of repatriates. देखो, इसका जो इशू है ना, ये भी अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया है, जो ब्रिटिश रूल था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये है हमारा इंडिया और ये है श्रीलंका। नाउ ये श्रीलंका में ये है आपका पाक बे, दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार, ये तमिलनाडु है और ये जाफना स्टेट है नॉर्थ ऑफ श्रीलंका में। यहाँ पे तमिल मेजोरिटी है। नाउ सिविल वॉर हुआ जिसमें लिबरेशन टाइगर तमिल इलाम थे। ये यहाँ के जो तमिल्स थे ये अपना एक सेपरेट स्टेट मांगते थे, तो ये सिविल वॉर में इनका डिफीट हुआ। नाउ इससे पहले क्या हुआ कि अगर अपन श्रीलंका का डेमोग्राफी देखें तो यहाँ पे 70% बुद्धिस्ट हैं, 12% हिंदू हैं और अराउंड 10% मुस्लिम्स एंड 10% क्रिश्चियंस हैं। ये जो बुद्धिस्ट हैं इनमें से मेजॉरिटी सिंघला हैं और जो हिंदू हैं उसमें मेजॉरिटी तमिल्स हैं। और ये जो तमिल्स है ना, ये ब्रिटिशर्स इनको इंडिया से लेके गए थे श्रीलंका में एज अ प्लांटेशन वर्कर्स। ब्रिटिश रूल मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो जेनेसिस है ना, वो सारा इस ब्रिटिश रूल से आ रहा है। नाउ एक अग्रीमेंट हुआ था श्रीमावावो शास्त्री जी के टाइम पे, पैक्ट हुआ था जिसमें जो श्रीलंका के तमिल्स थे उनको इंडिया में लाया गया था, एक्सचेंज हुआ था और उनको नीलगिरी के आसपास के एरिया में सेटल किया गया। बट आफ्टर सो मेनी ईयर्स ये स्टिल मार्जिनलाइज्ड हैं, इनको लैंडलेस इम्पोवरिश्ड लाइफ जी रहे हैं, इनको आइडेंटिटी क्राइसिस है। दैट इज व्हाट द ऑथर हैज टॉक्ड ओवर हियर। अब जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है तो दे डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट्स एंड दे नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। So this is page number 11. Now this is page number 12 and this is page number 13. President Bolsonaro, PM Modi share views on India of a idea of a nation. देखो, let us talk about Brazil. ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है। ये 5th लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया और पॉपुलेशन वाइज 6th लार्जेस्ट कंट्री है। इसकी लैंग्वेज है पोर्तुगीज। नाउ इंडिया एंड ब्राज़ील है ना, ये दोनों यंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्जेंस। कॉमन वर्ड व्यू है यूएनएससी में जो परमानेंट सीट हो या फिर ब्रिक्स हो या साउथ साउथ कोऑपरेशन हो, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, इन सब में दोनों कंट्रीज का कोऑपरेशन है। अभी जब जायर बोल्सोनारो इंडिया आएंगे तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करने की बात है। अभी जो ट्रेड है वो $8 बिलियन का है, ये काफ़ी कम है, इसको हम बढ़ाना चाहते हैं $25 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। This is again another news. Cane farmers flag Brazil's WTO case against India. इंडिया में शुगर केन प्रोडक्शन बहुत होता है, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश, और ब्राज़ील में भी बहुत ज़्यादा शुगर केन प्रोडक्शन होता है। 35% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट है वो ब्राज़ील से आता है। नाउ इंडिया के जो शुगर केन प्रोड्यूसर है ना, इंडिया का प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन में ख़त्म भी हो जाता है, तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। अब शुगर केन में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सब्सिडी, सपोर्ट सिस्टम देती है। अब WTO के जो रूल्स हैं ट्रेड के, वो बोलते हैं सब्सिडी एंटी ट्रेड, फेयर ट्रेड के अगेंस्ट है वो। तो जो सब्सिडी है ना, ये फेयर ट्रेड रिजीम के अगेंस्ट आती है और इसमें आते हैं ऑब्जेक्शंस। नाउ ब्राज़ील ने ऐसा ही एक केस कर दिया था इंडिया के अगेंस्ट इन WTO, बिकॉज इंडिया शुगर केन में प्रोवाइड कराता है फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसेस, डोमेस्टिक सपोर्ट सिस्टम है। तो ब्राज़ील ने बोला कि ये जो ट्रेड का फेयर ट्रेड की पॉलिसीज़ हैं उसके अगेंस्ट है, इंडिया इज़ डूइंग रॉन्ग। नाउ जो सब्सिडी होती है ना, ये 3 टाइप की होती है डोमेस्टिक सपोर्ट में। एग्रीकल्चर में अगर अपन देखें तो एक होता है अंबर बॉक्स।
अंबर बॉक्स में एक एग्रीकल्चर में आता है AMS, टोटल एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट। सब्सिडी इसके अंदर ये बोलते हैं कि अगर जो सब्सिडी है वो अगर 10% है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के लिए तो देन दैट इज ओके। अगर 10% से ज़्यादा है तो उस पर पेनल्टीज लगेंगी एंड दैट इज नॉट ओके। इसको हम बोलते हैं डी मिनिमस लेवल। जो WTO के एग्रीमेंट है ना एग्रीकल्चर में, उसमें सब्सिडी आप टैरिफ में है, डोमेस्टिक सब्सिडी हो सकती है और एक्सपोर्ट सब्सिडी हो सकती है। और इसमें होती हैं ग्रीन, अंबर और ब्लू। ग्रीन मतलब ऑल गुड, अंबर मतलब प्रिकॉशंस करनी है उस सब्सिडी में, और ब्लू मतलब अंबर है, प्रिकॉशंस है और उसमें जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर लिमिट लगानी होती है। तो सब्सिडी वर्ड ट्रेड डिस्टॉर्शन के रूप में देखता है और दैट इज़ वाई जो ब्राज़ील है उसने इंडिया के अगेंस्ट WTO में केस किया था और जो इंडियन फार्मर्स है वो इसी बात पे अब इसका अपोज कर रहे हैं। नाउ दिस इज नेपाल पिचेस फॉर इनफॉर्मल सार्क समिट। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल जियोपॉलिटिकल बॉडी है। इसके मेंबर्स कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, 8 इन नंबर्स, एंड श्रीलंका। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। 1985 में ढाका, बांग्लादेश में सार्क का जेनेसिस हुआ था। अब सार्क में जो इंडिया एंड पाकिस्तान है इन दोनों में टेंशन्स होते हैं और इसके कारण सार्क की मीटिंग्स अक्सर कैंसिल हो जाती हैं और जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आ नहीं पाते हैं। तो नेपाल पिचेस फॉर इनफॉर्मल सार्क समिट। जैसे एक सार्क सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया था, पाकिस्तान ने उसे रिफ्यूज कर दिया। इसमें एक और मुद्दा आ रहा है कि चाइना वांट्स एंट्री इन दिस सार्क। नाउ this is page number 13 and this is page number 14. Look at this picture. Recipient of Pradhan Mantri राष्ट्रीय बाल पुरस्कार with Prime Minister Modi in New Delhi on Friday. ये जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ना, ये 5 से 18 साल के बच्चों को मिलता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देती है। इनोवेशन किया है, सोशल सर्विसेज किए हैं, ब्रेवरी, स्पोर्ट्स, कल्चर, इन सब डोमेन्स में अगर बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको ये प्राइज दिया जाता है। इसमें एक रविंद्रनाथ जी का, टैगोर जी का एक कोट है, लाइफ्स एस्पायरेशन कम इन द गाइज ऑफ चिल्ड्रन। लाइफ्स एस्पायरेशन कम इन द गाइज ऑफ चिल्ड्रन। नाउ दिस इज पेज नंबर 14 एंड दिस इज पेज नंबर 16, दिस इज पेज नंबर 17. डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सेट टू ड्रॉप फॉर फर्स्ट टाइम इन 2 decades. डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना उसमें शार्प फॉल हुआ है। इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न है कि जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ स्लो डाउन हुई है। सेकेंड रीज़न है कॉर्पोरेट टैक्स अभी कंट्री में कम हो गया था, 25% कर दिया था। नाउ जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना ये गवर्नमेंट के 80% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है। तो इसमें अगर 10% फॉल जो अभी हुआ है इससे हम बहुत बड़ा डेफिसिट हो जाएगा हमारे रेवेन्यू में और हमें बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा टू फिल दिस डेफिसिट और इससे हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत वाइडन हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स मतलब होता है नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स। जो होता है ना जिस सोर्स पे लगाया है और जहां से कलेक्शन हो रहा है वो दोनों सेम है। जैसे कि इनकम टैक्स, आपने इनकम टैक्स पिया और आप ही पे इनकम टैक्स लगा था और आप ही ने पे किया, सो दिस इज डायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, ये सारे होते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? ये ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब जहां टैक्स लगा है और जहां से जेनेसिस हुआ है वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि GST, कस्टम ड्यूटी। अब इस GST ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया है। किसी भी कंट्री में अगर हाई इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना तो दैट इज बैड फॉर सोसाइटी, क्योंकि इससे बर्डन ऑफ टैक्स सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रिच भी उतना ही पे कर रहे हैं, पुअर भी उतना ही पे कर रहे हैं। तो हाई इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट गुड। ट्रांसफर ऑन ऑल इकोनॉमिक ग्रुप होता है। दैट इज वाई जो हाई इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो यूजुअली कंट्री कम रखना चाहती है। नाउ दिस इज इंडिया ग्रोथ स्लो डाउन टेम्पररी। इंडिया का ग्रोथ स्लो हुआ है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये चीफ है IMF की, इन्होंने बोला है ये एक टेम्पररी फेज है, ये ओवरकम हो जाएगा। हमें ज़रूरत है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की और डायनामिज्म लाने की। गुजरात हाई कोर्ट होल्ड IGST ऑन ओशन फ्रेट अल्ट्रा वायर्स। देखो, लेट अस नो अबाउट GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 में ये टैक्स आए थे। इन्होंने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया। वन कंट्री वन टैक्सेशन वाज द मोटो। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, एडमिनिस्ट्रेटिव वे में भी और इकोनॉमिक पॉलिसी वे में भी ये बहुत अच्छा स्टेप है। प्रॉब्लम कहाँ पे आई? इसके इम्प्लीमेंटेशन पे।
इसमें जो स्लैब्स है ना, वो स्लैब बनाई 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। और जो पेट्रोलियम, अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी है वो जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है। नाउ ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और ये इनपुट जितना टैक्स हो रहा है ना वो आप क्लेम कर सकते हो। तो इसके लिए हमने बनाया फिर जीएसटीएन, जीएसटी नेटवर्क, इसको डेवलप किया इन्फोसिस ने। और ऐसे ही एक जीएसटी काउंसिल बनाई जिसमें सारे स्टेट्स इसके मेंबर बन गए और ये सब मिलके एक डिसीजन लेते हैं और जीएसटीएन एक नेटवर्क बॉडी बन गई। ये होली गवर्नमेंट ओन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो जीएसटी की कैटेगरी थी वो थी सेंट्रल, स्टेट एंड इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब इंटर स्टेट, सेंटर मतलब सेंटर, स्टेट मतलब स्टेट के अंदर लग रहा है, इंटीग्रेटेड मतलब इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। और इसको अल्ट्रा वायर जो किया है, तो अल्ट्रा वायर का मतलब है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको क्वॉश कर दिया है। सो दिस इज अबाउट जीएसटी। नाउ लुक एट दिस हेडलाइन, मॉनेटरी पॉलिसी हैज इट्स लिमिट्स, रिफॉर्म्स मस्ट कंटिन्यू। शक्तिकांता दास साहब ने ये कहा है। दो रिकॉग्नाइजिंग द साइंस ऑफ एन इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड एक्टिंग अर्ली helped the central bank to reduce interest rate as falling inflation provided space, monetary policy has also its own limit. Monetary policy का क्या मतलब होता है? मतलब मनी सप्लाई, कितना पैसा सप्लाई हो रहा है मार्केट में। ये मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जैसे इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, ग्रोथ, इन सबको कंट्रोल करना। आरबीआई क्या करती है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है, सेल्स एंड परचेजेस ऑफ बॉन्ड्स, और मोरल पर्सुएशन करती है, बैंक रेट्स को चेंज करती है। तो इस सब से मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है ये सारी। और इससे जो मार्केट है, इकोनॉमी है, उसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, इन सबको आरबीआई टिंकर करती है। बट ये जो है ना, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इससे कोई बड़ा चेंज आना डिफिकल्ट है। बड़े चेंजेस और बड़ी रिफॉर्म्स के लिए हमें चाहिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जैसे कि एलपीजी हुआ था 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो शक्तिकांता दास साहब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम मॉनेटरी पॉलिसी तो कर रहे हैं, बट दिस इज हाई टाइम कि हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है टू रिवाइव अवर इकोनॉमी। अब जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है वो होती है, टारगेटेड है 4 ± 2%। ये हम हेडलाइन इन्फ्लेशन काउंट करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होती है ना और ग्रोथ भी कम हो रही है तो ये अच्छी बात नहीं है, इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनी इकोनॉमी। Now, this is Supreme Court stays NCLAT order in Tata case. ये क्या है NCLAT order? देखो 2012 to 16 साइरस मिस्त्री चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के। टाटा ग्रुप में जो साइरस मिस्त्री हैं ये शापूरजी एंड पॉलंजी ग्रुप से आते हैं। इनके 18% शेयर है टाटा सन्स में। नाउ 16 में टाटा ग्रुप से साइरस मिस्त्री को हटाया गया एज अ चेयरमैन और इसके बाद चेयरमैन बने एन चंद्रशेखर। मिस्त्री इसके लिए अपील करने गए एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में। इसने डिसीजन लिया इन फेवर ऑफ टाटा। मिस्त्री इसके पास गए अपील करने एपेलेट ट्रिब्यूनल में गए। उसने डिसीजन अभी कुछ दिन पहले लिया था इन फेवर ऑफ मिस्त्री और कहा कि मिस्त्री को फिर से रीइंस्टेट करो एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। ये जो एनसीएलटी है ना, ये एनसीएलटी के डिसीजन की भी अपील कर सकते हैं और इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी भी अपील आप एनसीएलटी में कर सकते हो। अब टाटा ने एनसीएलटी के डिसीजन की अपील की सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसे स्टे लगा दिया है। मीनवाइल मिस्त्री ने यह भी एक स्टेटमेंट दिया था, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन चेयरमैनशिप, ऑल ही वांट्स इज रिफॉर्म्स, माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें और बोर्ड मीटिंग में इन्हें फिर से रीइंस्टेट किया जाए। द लास्ट वन इज फॉरेक्स रिजर्व एट लाइफ टाइम हाई ऑफ $462.16 बिलियन। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? ये आपकी बेसिकली कितना पैसा है आपके पास, कैश, बैंक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, ये सब आपका कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स रिजर्व। ये एक फाइनेंशियल एसेट्स है, इसको आरबीआई मैनेज करती है। ये आपका बैंक बैलेंस है, मतलब आप कितने टाइम तक बाहर से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बुला सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, दैट इज फॉरेक्स रिजर्व। ये इंडिया का बहुत अच्छा हो गया है। 1991 में हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत पुअर हो गया था, तब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए। आज की डेट में हमने काफ़ी लंबा रास्ता ट्रैवल कर लिया है। वी आर एट $462.16 बिलियन। ये बहुत अच्छा भी नहीं है। चाइना से अगर कंपेयर करें ना, तो चाइना का है फॉरेक्स रिजर्व $3.51 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में आते हैं 1000 बिलियन। मतलब अगर इंडिया 462 है तो चाइना 3510 बिलियन डॉलर है, विच इज ह्यूज। सो दिस इज पेज नंबर 16 बिजनेस, दिस इज शोकेज 17, दिस इज 18 अगेन शोकेज
weekend sports, sports and sports. So what we all read today, we read about Forex Reserve, then we read about NCLT and Tata Cyrus Mistry case, we read about monetary policy of RBI, we read about GST, integrated GST on ocean freight. Then we read about IMF, India growth slowdown, temporary hai. We read about direct tax collection, direct and indirect taxes, Rashtriya Bal Puruskar. We read about SARC. Then we read about the subsidies, Brazil WTO case against India, then Brazil Bolsonaro in India. Then we read about Tamils fears of repatriates. We read about India and USA relations. Then we read about Rohingyas and Venkatraman Ramakrishnan. देन हिमाचल प्रदेश हमने क्रोनोलॉजी देखा कि कैसे कैसे कब कब किस ईयर में स्टेट फॉर्मेशन हुआ इंडिया में. नेशनल वोटर्स डे के बारे में हमने देखा. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे. वी रेड अबाउट प्रयागराज. देन वी रेड अबाउट Wuhan coronavirus. So this is about today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care.